बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब कल एक ट्वीट किया, तवज्जो से लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, कोई तवज्जो हासिल नहीं की उस ट्वीट ने। आज फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और दोनों ट्वीट हैं तो बहुत जानदार, बातें दोनों ठीक हैं कि गड़े को मज़ीद कितना और खोदना है आपने, बस कर दें। मैसेज तो जिनके लिए था वो बड़ा वाज़े था। और दूसरा, ईवीएम की अहमियत, अपोजिशन तो हमेशा भागती रही है। अब सदर साहब इस मौके पर आके फिर याद करा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये जो 2 दिन से हो रहा है ये ना होता। तो जिन्होंने ये 2 दिन से ये किया है, क्या वो ईवीएम आने देंगे इस मुल्क में? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, हम सब को ना इमरान ख़ान साहब की जो सियासी बसीरत है उसका एतराफ़ करना पड़ेगा। इमरान ख़ान साहब 2019 से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो हमारे तारकीन वतन पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ ओवरसीज़ जी वही तारकीन, तो उनके बारे में ना वो 2019 में ही उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा बात करना शुरू कर दी थी। फिर 2020 में इसके ऊपर पूरे मुल्क में एक तरह से डिबेट का आगाज़ किया गया और साथ ही जो उस वक्त की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसकी जानिब से भी ईवीएम के हवाले से मुख्तलिफ जो टेस्ट थे, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब के दौर में था, फवाद चौधरी साहब बाद में आए। तो ईवीएम जो है फवाद चौधरी साहब के दौर में थी, या चेक कर लीजिएगा, सारा प्रोजेक्ट उनके दौर में हुआ। चले बाद में शिबली फराज साहब भी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में पंखे आए थे, वो कम बिजली खींचने वाले से। तो ये जो प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें इंगेज किया गया और 2021 में आके बाकायदा इलेक्शन कमीशन उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रोटोटाइप थे उसके टेस्ट भी कंडक्ट किए। फिर आपको याद होगा जो 2021 में सेनेट इंतखाबात हुए थे तो उस मौके पर भी कुछ टेस्ट किए गए, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे अनासर थे जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं चाहते थे, जो मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग और धांधली का रास्ता नहीं रोकना चाहते थे, जो चाहते थे कि सिस्टम इसी तरह चलता रहे ताकि सिस्टम को वोट की इज्जत लूट लें, जो वोट की इज्जत लुटती रहे। और मैं वैसे लफ्ज़ एक और करना चाहता था थोड़ी देर बाद जी, तो ये वो लोग हैं जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो इंतखाबी अमल के अंदर जो खामियां हैं, जो सुकम है, जो लूप होल्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए पूरे जमहूरी निज़ाम को कैद करते हैं, उसको यरगमाल बनाते हैं। हमने सेनेट इंतखाबात में भी ये चीज़ देखी, हमने अब दोबारा एक बार फिर कौमी असम्बली में देख लें, पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात में देख लें, 2018 के आम इंतखाबात में देख लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने होती रही। और सबसे बढ़ के 1 करोड़ के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो ओवरसीज़ हैं। अभी आप देखें, गुज़श्ता साल मई के महीने में तुर्की में ज़ल्ज़ले के बावजूद सदारती इंतखाबात हुए। पूरी दुनिया में तुर्क शहरियों ने अपने अपने सफारत खानों में जाके वोट डाला, उनको वोट का हक दिया गया। अगर तुर्की के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं? यहाँ कुछ जो है ना वो तुरम खान किस्म के जो जेली दानिशवर हैं वो यहाँ बैठ के कहते वो तारकीन जो वतन है पाकिस्तानी है, उनको तो पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ का ही नहीं पता। और जितना वो कंसर्न्ड होते हैं कोई भी नहीं होता और कहते हैं जी बस वो पाकिस्तान की सियासत से दूर रहे। तो इमरान खान साहब का जो विज़न था ना, मेरे ख्याल में उनकी उस पॉलिटिकल जो उनका विज़न था, सियासी बसीरत थी, उसका हमें एतराफ़ करना चाहिए कि वो इन चीज़ों को कम अज़ कम आज से 4-5 साल पहले इन चीज़ों को देखा करते थे और वो कहते थे कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर बेहतरी आनी चाहिए। असल मसला ये है कि इस वक्त सिस्टम से मुस्तफ़ीद होने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी अनासर हैं जो इस करप्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें हमारी अदलिया भी आती है, उसमें हमारे आइनी इदारे भी आते हैं, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, उसमें हमारे सियासतदान भी आते हैं, ताजर हजरात भी आते हैं और वो तमाम जो पस पर्दा रहने वाले अनासर हैं जो आम इंतखाबात के दौरान वोटों की मंडियां लगाते हैं, ब्रीफ केस पैसों से भरे हुए, वो उनका इस्तेमाल किया जाता है, ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। अजीब बात है कि ज़माना जहलियत में इंसानों की मंडियां लगा करती थी जिसमें ग़ुलाम औरतें और मर्द जो हैं वो उनको फ़रोख्त किया जाता था। तो वो जो उस वक्त की आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले की इंसानों की मंडियां थीं, वो आज भी 2024 में
आज भी पाकिस्तान के अंदर वो मंडियाँ लग रही हैं और इसमें वो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और करोड़ों रुपए लेकर या तो वो किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं या वो किसी को अपना ज़मीर फ़रोख्त कर देते हैं। वो सेनेट के इंतखाबात हों, सदारती इंतखाबात हों, वो बल्दियाती यहाँ के देखिए यूनियन कौंसल लेवल तक ये चीज़ें हमने अभी पिछले दिनों जब सिंध में पिछले साल इंतखाबात हुए तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें देखी। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो इमरान खान साहब ख़ुद इन चीज़ों को वो देख रहे थे और वो चाहते थे कि इसका रास्ता, इस धांधली का रास्ता रोका जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जाए। उन्होंने सेनेट इंतखाबात के दौरान भी उन्होंने ओपन बैलेटिंग के ज़रिए वोट कराने की कोशिश की और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो रोकी जाए, इंसानों की खरीदो फरोख्त रोकी जाए। क्योंकि आज भी इस दौर में जब 21वीं सदी के 24वां साल जो है वो शुरू हो चुका है और आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानों की खरीदो फरोख्त हो रही हो, आप देखें कि अदम एतमाद के वक्त पीटीआई के 20 लोगों ने अपना ज़मीर बेचा, करोड़ों रुपए लिए सिंध हाउस में। फिर यही बात है ना, आप जब आवाम का मैंडेट लेकर आप असम्बलियों में जाएंगे और यहाँ पे आके आप आवाम के वोट की तौहीन करेंगे तो फिर आवाम यही करेगी। मुझे बताएं 2022 के कितने लोटे हैं जो इन आम इंतखाबात में जीते हैं? शायद एक भी नहीं जीता। नूर आलम खान जीता सर, नहीं जीता नहीं है, वो जितवाया गया, वो भी हमें सारा पता है। 19,000 वोट थे और वो लाख से ऊपर लेके वो जीत रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम ने इनको बिल्कुल ऐसे ठोकर मार के इनको मुस्तरद किया है। और इमरान खान साहब का ये विजन था कि ये सारी चीज़ें हो जाती और बेहतर होता, लेकिन इसमें अफसोसनाक अमल क्या है? अफसोसनाक अमल इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आता है। मई 2021 में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ईवीएम के खिलाफ तलत हुसैन का एक वीलॉग शेयर किया जाता है जी। बुनियाद वो बनी थी, वो वहां से आप देखें कि इलेक्शन, अच्छा वो इलेक्शन कमीशन के ही आईटी सेक्टर जो विंग है ना इनका, जो उस वक्त ये ईवीएम के ऊपर सारा काम कर रहा था, उसके एक अफसर के साथ रिकॉर्ड किया गया वो वीलॉग था और वो इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर कर रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये सियासी माफिया, ये हाँ कुत्ती चोरा नाल नहीं, कुत्ती चोरा नाल नहीं रली, वो कुत्ती खुद चोर है जो अंदर से जो है ना वो चीज़ें उठा के तो वो बाहर देती थी। इलेक्शन कमीशन का काम है आइन के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना। तो इलेक्शन कमीशन तो सबसे पहले स्टेक होल्डर होना चाहिए था, जो खुद ईवीएम के बारे में पूरे मुल्क में वर्कशॉप जो है वो उनका इनेकाद करता, सेमिनार रखता, इसके डिबेट कराई जाती। जो फ़िलासफ़र्स थे, ये जो थिंकर्स थे, थिंक टैंक्स हैं मुख्तलिफ, उनके लोगों को, माहिरीन को बुलाया जाता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ लोगों का जो एक्सपीरियंस है उनको बुलाया जाता। 2022 में ब्राज़ील में आम इंतखाबात हुए, 2022 में हुए या 2023 के शुरू में ब्राज़ील में इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात। जब सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई उसके 2 घंटे के बाद पूरे मुल्क के जो नताइज थे उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर जारी कर दिए थे, 2 घंटे के अंदर। और वहाँ इस्तेमाल क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, यानी इलेक्शन कमीशन चौंके वही तकरीबन होता है, तो उन्होंने 37 नुकात पर मुश्तमिल जो है ना वो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, अच्छा उसमें जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर किसी ने कोई एल्फी डाल दी तो ये बटन ख़राब हो जाएंगे और ये नहीं। ओ यार, मतलब कि इन अरस्तुओं को, इन साइंसदानों को, आपने जो इतने पैसे कौम के लगा के पहले आरटीएस बनवाया था और ईएमएस बनवाया था, ईएमएस चला सर? आरटीएस बैठा, पीटीआई की 2018 में सादा अक्सरियत छीनी गई। और अगर ये कहते हैं ना कि नून लीग की साथ ज्यादती हुई और नून लीग का जो है वो जिताया गया था, मुझे बताएं कि आज तक कौन से फोरम पर नून लीग गई है और इन्होंने कहा है कि देखें जी ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वो आरटीएस सिस्टम बिठा के हमारी सीटें ये छीनी गई। एक दरखास्त जो इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या किसी और फोरम पर एक दरखास्त कोई ऐसी साबित कर दे मुस्लिम लीग नून जो इन्होंने आरटीएस बिठाने के खिलाफ कहीं दायर की हो या इसकी इंक्वायरी की बात की हो, कहीं पर नहीं की। बकौल आज़म सवाती साहब के पीटीआई हुकूमत ने आरटीएस बिठाने के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी थी और उसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी, नून लीग, पीपी और दीगर सियासी जमातों के उसमें एक एक नुमाइंदा डाला गया था और मकसद ये था कि तहकीकात कराई जाए कि आरटीएस बैठने से क्या किस किस को, सियासी जमात को नुकसान हुआ है। तो जनरल बाजवा साहब के बकौल के उन्होंने कहा कि अब आप जीत गए हैं तो अब आप ये क्यों करते हैं। उसमें मेरे ख्याल में ये पीटीआई हुकूमत की ये गलती थी, इनको उस वक्त ये चीज़ें परसू करनी चाहिए थी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसी तरीके से सियासतदानों को जो है वो बेवकूफ़ बनाती है और उस वक्त पीटीआई
पीटीआई हुकूमत ने ये गलती की, सियासी गलती, अगर ये उस वक्त इस चीज़ का खोज कर लेते तो 5 साल इनके ऊपर जो ये दाग जो है ये सहते रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बैसाखियों पे आए हैं, ये आरटीएस बिठा के नून लीग को जितवाया गया, किसी जगह पर जो है वो नहीं किया। अगर 2008 में 18 में जिस बंदे ने आरटीएस बनाया था वो उमर साहब था, जिसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब आईटी बोर्ड का सरबराह रखाया था, और अभी भी वही आईटी का है, और फिर वही ईएमएस सिस्टम बनाया, और आम इंतखाबात में आके फिर वो ईएमएस सिस्टम बैठा, और फिर पीटीआई की देखें कि उधर सादा अक्सरियत छीनी, अब 2/3 अक्सरियत बन रही थी और वो छीन ली। तो जो इसमें विक्टिम है, मुतासरा फरीक है, वो दोनों जगहों पर 2018 में भी और 2024 में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और देखें कि ब्राज़ील ने, मान लेते हैं इसमें खामियां थी, सुकम थे, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती अब सिवाय अल्लाह की ज़ात की बनाई हुई कोई चीज़, तो अगर थी भी सही तो ये चीज़ें बैठ के डिबेटेबल थी ना। आप इसमें इसको बेहतर अपोजिशन को बुलाते रहे कि आए इस पे सुजेशन सर, आप इसके लिए दुनिया की एक कोई अच्छी कोई आईटी फर्म हायर कर लेते, उससे इन चीज़ें जो है वो उनका जायजा पाकिस्तान में आईटी एक्सपर्ट्स नहीं है, पूरी दुनिया में खिदमात दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। इवन के एप्पल चलाने वाला कौन था, एप्पल कंपनी चलाने वाला बंदा जिसने अभी वो इनविजिबल फोन जी 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 वो दो मियां बीवी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नहीं हम फर्ज कर लेते हैं जी के क्या नाम जी जी कि चले मान लेते हैं जी कि ये यहाँ पर मसाइल थे, तो आप कोई न्यूट्रल कंपनी कर लेते, सारी सियासी जमातें अपना एक इत्तफाक राय करके, तो खामियां दूर हो सकती थी, सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन नीयतों का फतूर था। जो इस सिस्टम से मुस्तफीद होते हैं, जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं। अब कौम ने तो सारा अपनी आंखों से पिछले 2 दिन में देख लिया है। आप देखें कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, 5 बजे तक का टाइम था, 5 बजे से लेके अब देखें 11:15 हो रहे हैं, तो ये कितने घंटे बन गए? 48 और 6 54, 54 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक हमारे इंतखाबात नहीं आ सके। और ब्राज़ील को देखें कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर पूरे कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना पोलिंग स्टेशन वो कराची के हल्कों की है, सबसे कम पोलिंग स्टेशन, वहाँ से रिजल्ट लेट किए जी जी। 80-90 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 100 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, नहीं। और यही जो है ना, ये सदर साहब बिल्कुल उन्होंने जो ट्वीट करके ये बिल्कुल अच्छी चीज़ याद दिलाई और कौम को एक बार फिर बताया कि पीटीआई हुकूमत का उस वक्त वो विजन ठीक था। इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। और जो दूसरी बात उन्होंने की कि अगर हिकमत ये कहती है कि अगर आप गड्ढे में गिर गए हैं ना, तो उस वक्त खुदाई रोक दें और अल्लाह से मदद मांगे ताकि वो आपको गड्ढे से निकाले। तो इस वक्त अगर हम गड्ढे में गिर गए हैं तो आप देखें कि एक तरफ मुख्तलिफ जो मगरबी ममालिक हैं, गैर मुल्की जो सरबराहान हैं, हुकूमतें हैं, वो हमारे इंतखाबात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का, खदशात का, सवालात का इजहार कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज भी हम उसी तरह रिगिंग कर रहे हैं। प्री पोल थी, फिर पोस्ट, और अब इस वक्त पोस्ट पोल रिगिंग हो रही है। लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है, हम तारीख से नहीं सीखते, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। उसकी वजह यह है कि हम इसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके ज़िंदा रहने वाले हैं। हम तो शायद वो पैरासाइट बन चुके हैं जो अपने आप को अंदर से खा के ज़िंदा रह रहा है। तो एक वक्त आएगा कि अब जब खुद को अंदर से आप खाते रहेंगे तो अंदर एक दिन ख़त्म हो जाएगा और फिर ये पूरा जो ढांचा, पूरी इमारत है रियासत की, खुदा न खास्ता ये गिर सकती है। हमने 1971 में इसका इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या देखा था। उस वक्त भी अक्सरियत का मैंडेट चोरी किया गया था। उस वक्त बिलावल का नाना था, आज बिलावल है। उस वक्त उसने अवाम की अक्सरियत के मैंडेट की तौहीन की थी, आज बिलावल नून लीग के साथ मिलकर उसी अक्सरियत की मैंडेट की तौहीन कर रहा है। ना हमने, हमारे सियासतदानों ने सीखा, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सीखा, ना हमारे रियासती इदारों ने सीखा, और ना ही हमारे कर्ता धर्ताओं ने सीखा है। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इस मुल्क और कौम के मफाद में हमें अच्छे फैसले करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।